नोटिफिकेशन डलवा दिए एक बार। नमस्कार साथियों, मैं राहुल यादव स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से परिवार एसएससी मेकर पर। तो जल्दी से बता दीजिए कैसे हैं आप सब लोग। सारिका जहां, निशा कानोजिया, प्राची पटेल, आरती फोगाट। एक बार जल्दी से आप कमेंट कीजिए, ऑडियो या वीडियो क्लियर है, सब कुछ आपको साफ साफ सुनाई दिखाई दे रहा है तो बता दीजिए। जल्दी से आप कमेंट कर दीजिए। फटाफट से आप कमेंट कीजिए, क्या आपको सब कुछ साफ साफ सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है? तो ये बता दीजिए। नेहा मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिल्कुल ओके है। पिंटू राठौड़ जुड़ चुके हैं। चलो, उम्मीद करता हूं कि सभी छोटे भाई बहन मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप सभी को गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री राम, सभी को नमस्कार। सभी को जल्दी से आप कमेंट कीजिए। विशाल मौर्य जुड़ चुके हैं, रितु राज जुड़ चुके हैं, अजय माहौर जुड़ चुके हैं, पुनीत पाल जुड़ चुके हैं। बिल्कुल। चलो, तो अपनी बात, मुद्दे की जो बात है उस पे आते हैं। रंजन गुप्ता जुड़ चुके हैं, रितु राज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। छोटे भाई बहनों, लास्ट में हमने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के बारे में हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। उसकी कुछ बातें बची हुई हैं, पहले उनको देखते हैं। बाद में आपका जो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है, न्यूटन के गति के नियम है, उनको पढ़ने का काम करेंगे। देखो भैया, मैं आपको थोड़ा सा बैक, जहां कल मैंने पढ़ाना आपका लास्ट में जहां पर आपको पढ़ाया था वहीं से पढ़ाना स्टार्ट करता हूं। लास्ट में भैया हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस, प्रतिरोध के बारे में पढ़ा था। भैया किसके बारे में पढ़ा था? प्रतिरोध के बारे में पढ़ा था। मैंने क्या कहा था भैया, कोई भी अगर हमारे पास सब्सटेंस है, अगर उसके अंदर एटम की संख्या ज्यादा है, क्योंकि एटम तो होंगे, एटम होंगे तो एटम से ही आपका इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। अगर वो इलेक्ट्रॉन आपस में ही टकराने से क्या होता है? प्रतिरोध पैदा होता है। ये बात मैंने आपको बताई थी। छोटे भाई बहनों, प्रतिरोध की जो कहानी थी वो आपसे समझाई कैसे थी? हमने भैया एक कॉपर वायर लिया, एक कॉपर का तार लिया। इस कॉपर के जो तार की लंबाई है उसको हमने किससे डिनोट किया सर? उससे डिनोट किया एल से। ये जो क्षेत्रफल है भैया, इसको कहा जाता है, जो तार की मोटाई होती है, इसको हमने लिखा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। तार की जो मोटाई है उसको हमने ए से डिनोट कर दिया। बिल्कुल सर। अब छोटे भाई बहनों, हमने क्या बताया था कि जो प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस जो होता है, प्रतिरोध की अगर बात की जाए, रेजिस्टेंस या प्रतिरोध की बात की जाए, आपसे यहां पे बात की थी, तो प्रतिरोध क्या होता है भैया? ये होता है डेल्टा, सॉरी, रो इंटू एल अपोन में ए। क्या होता है भैया? रो इंटू एल अपोन में ए। भैया जो प्रतिरोध होता है ये होता है लंबाई और एरिया पे डिपेंड करता है। मैंने क्या कहा था भैया? मैंने आपको बताया था, अगर किसी तार की, अब रेजिस्टेंस लंबाई के समानुपाती है, लंबाई बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। तो यही कारण है मैंने आपसे लिखवाई थी कि पतले पतले एवं लंबे तार का, लंबे तार का, पतले एवं लंबे तार का प्रतिरोध अधिक होता है। पतले एवं लंबे तार का प्रतिरोध अधिक होता है। और वहीं पर मैंने आपसे एक बात बताई थी। क्या बताई थी? शॉर्ट एंड थिक वायर, छोटे और मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है। छोटे एवं मोटे तार का प्रतिरोध क्या होता है भैया? मोटे तार का प्रतिरोध, तार का प्रतिरोध क्या होता है? कम होता है। बिल्कुल सर, ये बात आपने बता दी थी, कम होता है।
अब एक बात ध्यान से समझना भैया, यहां पे गलती मत कर देना। आपसे पूछा ये जाएगा कि बताइए इस प्रतिरोध की यूनिट क्या होती है। प्रतिरोध को हम किससे मापते हैं? तो इसकी यूनिट होती है भैया ओम। इसकी यूनिट क्या होती है? ओम होती है। चलो सर, इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब भैया आपसे पूछा जाए कि इस रो का मतलब क्या होता है? इस रो का मतलब होता है भैया रेजिस्टिविटी। इसका मतलब होता है प्रतिरोधकता। हिंदी में लिख देता हूं, इसका मतलब होता है प्रतिरोधकता। और भैया जो प्रतिरोधकता होता है, इसकी यूनिट अगर आप निकालना चाहोगे तो रेजिस्टेंस, प्रतिरोधकता क्या आएगा? रो किसके बराबर आएगा? सर ये आएगा रेजिस्टेंस इनटू ए। अपोन में क्या आ जाएगा भैया? एल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एल आ जाएगा। अब रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? तो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है एम। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसको में लिखा जाता है? मीटर स्क्वायर में। और एल को किस में लिखा जाता है? मीटर में। तो मीटर से क्या कट जाएगा? मीटर। तो जो हमारी प्रतिरोधकता है, रेजिस्टिविटी है, उसकी यूनिट क्या आएगी भैया? तो उसकी यूनिट आएगी भैया हमारे पास ओम मीटर। ये बात आपको याद रखना है। प्रतिरोधकता की यूनिट क्या होती है? ओम मीटर होती है। क्या होती है भैया? ओम मीटर होती है। प्रतिरोधकता की यूनिट क्या होती है? ओम मीटर होती है। चलो सर, इतनी बात आपने कल बता दी थी, इतनी बात हमने सीख ली थी। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आपको क्या सीखना है? उसके बाद मैंने बताया था, आपसे कुछ चीजें बताई थी भैया, जैसे प्रतिरोध किन चीजों पे डिपेंड करता है और जो प्रतिरोधकता है वो किस चीज पे डिपेंड करती है। रेजिस्टेंस की अगर बात की जाए, और जो आपकी प्रतिरोधकता है वो किस चीज पे डिपेंड करती है। हमने बताया था, यहां पे लिखा था पहले एल का मतलब होता है लंबाई, ए का मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एम का मतलब मटेरियल पदार्थ, और चौथा बताया था भैया मैंने आपसे टेम्परेचर। अगर प्रतिरोध की बात की जाए तो इसको प्रभावित लंबाई भी करती है, एरिया भी करता है, पदार्थ भी करता है, और टेम्परेचर भी करता है। वहीं पर अगर प्रतिरोधकता की बात की जाए तो ये न तो लंबाई पे डिपेंड करता, न एरिया पे डिपेंड करता, केवल और केवल किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इसका मतलब सर हम एक बात लिख सकते हैं, रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता, आप नोट करके लिख लीजिए, प्रतिरोधकता लंबाई एवं अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट के परिच्छेद क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। चलो सर, इतनी बात भी हमने सीख ली। भैया जो आपकी रेजिस्टिविटी होती है वो किस पे डिपेंड नहीं करती? लंबाई एवं प्रतिरोधकता पे डिपेंड नहीं करती। अब कल एक बात बताई थी भैया मैंने, क्या बताई थी? कि जो टेम्परेचर होता है उसके बारे में बताया था। क्या बताया था? टेम्परेचर इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस। टेम्परेचर इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस। आपसे बताया था तापमान का प्रतिरोध पर प्रभाव, तापमान का प्रतिरोध पर प्रभाव। ध्यान से समझना भैया, तापमान का प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ता है ये समझो भैया। आपके पास तीनों ही प्रभाव पड़ते हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस आपका बढ़ भी सकता है। एक तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस की अगर बात की जाए तो रेजिस्टेंस बढ़ता भी है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस कम भी होता है। अगर टेम्परेचर को कम या ज़्यादा करते हैं, तो प्रतिरोध जो है भैया वो आपका कांस्टेंट भी रह सकता है। भाई तीन ही कंडीशन तो बनती हैं। क्या कंडीशन बनी सर? मैंने बताया कि सर आपने प्रतिरोध कम या ज़्यादा किया
आपने प्रतिरोध कम या ज्यादा किया तो तीन कंडीशन आपके सामने आई। तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ भी सकता है, तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध घट भी सकता है, और तापमान अगर कम या ज्यादा करें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ सकता। देखो सर कौन कौन सी कंडीशन कौन से पे अप्लाई होती है भैया। कंडक्टर की अगर बात की जाए, अगर चालक की बात की जाए, कंडक्टर की अगर बात की जाए, कोई भी सुचालक है, कंडक्टर की अगर बात की जाए, सुचालक की बात की जाए, अगर सुचालक के केस में अगर हम तापमान बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सुचालक के केस में अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वहीं पर अगर सेमी कंडक्टर की अगर बात की जाए, सेमी कंडक्टर की बात की जाए, अगर इसमें तापमान बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होगा भैया, तो याद रखना रेजिस्टेंस क्या होगा, तो याद रखना रेजिस्टेंस आपका कम होगा। समझ में आई बात, रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। अगर सेमीकंडक्टर का तापमान कम करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तीसरी कंडीशन भैया, जो टेम्परेचर जब कम या ज्यादा करें उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़े, तो ये किस पे होता है भैया, जो आपकी नो इंसुलेटर होते हैं। अगर कुचालक में अगर तापमान, इंसुलेटर की अगर बात की जाए कुचालक की, अगर उसमें तापमान कम रखें ज्यादा रखें, उस चीज का इनके प्रतिरोध पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे अलॉयज, मिश्र धातु होते हैं भैया, इन पे भी कोई इफेक्ट नहीं गिरता। समझ में आई बात, बिल्कुल सर कहानी समझ में आ गई। अब यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो मैंने आपसे कल बताया था। मैंने बताया था कि भैया एट 0 डिग्री, एट 0 केल्विन, 0 केल्विन या -273.15 डिग्री सेल्सियस, एट 0 केल्विन या -273.15 डिग्री सेल्सियस, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर बिहेव लाइक, बिहेव लाइक, बिहेव लाइक, बिहेव लाइक कंडक्टर, बिहेव लाइक कंडक्टर। लिखिए भैया 0 केल्विन तापमान पर, लिखिए 0 केल्विन तापमान पर, हिंदी में लिख लेना 0 केल्विन तापमान पे, 0 केल्विन तापमान या -273.15 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, तापमान पर अर्धचालक, अर्धचालक, अर्धचालक चालक की तरह बिहेव करते हैं, चालक की तरह, चालक की तरह व्यवहार करते हैं। ये बात आपका याद रखना। चलो सर कैसे करते हैं। अब एक बात बताओ भैया, एक बात बताओ, मैंने आपको पिछली स्लाइड में एक बात बताई, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा सर, इसका कम होगा। अगर टेम्परेचर कम रखेंगे तो भैया इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम रहेगा। अगर हमने, सॉरी भैया क्या लिख दिया हमने, इंसुलेटर लिखना था, क्या लिख दिया, गलत लिख दिया यार शायद, हाँ बिल्कुल इंसुलेटर वर्ड आएगा, हमने यहाँ पे आएगा इंसुलेटर, अपोजिट वर्ड लिख दिया यार, इंसुलेटर क्या आएगा, इंसुलेटर। कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं। देखो भैया पिछली स्लाइड में देखो क्या कि हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो इसका प्रतिरोध कम होगा। अगर प्रतिरोध की अगर बात की जाए तो प्रतिरोध अगर कम होता है इसका मतलब उसमें चालक जो होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी, उसमें धारा आराम से बहेगी। बिल्कुल सर ये बात हमें समझ में आ गई। अब देखो अगर सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर ज्यादा करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, और रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो विद्युत धारा क्या नहीं होगी, बहेगी नहीं। तो ये किसकी तरह काम करते हैं, इंसुलेटर की तरह काम करते हैं। एक पॉइंट और लिखिए, लिखिए एट वेरी लो टेम्परेचर, एट वेरी लो टेम्परेचर, लिखिए एट वेरी, ये लिखेंगे एट वेरी हाई टेम्परेचर,
लिखिए एट वेरी हाई टेम्परेचर कंडक्टर behave like at very, कंडक्टर के बारे में लिखें या सेमीकंडक्टर में, सेमीकंडक्टर के बारे में लिखते हैं। ये लाइन तो आपको वैसे याद रखवा देंगे। एट वेरी लो टेम्परेचर, एट वेरी लो टेम्परेचर सेमीकंडक्टर, एट वेरी लो टेम्परेचर कंडक्टर लिखेंगे, कंडक्टर बिहेव लाइक सुपर कंडक्टर। हाँ ये सही है। अब की बार बिल्कुल स्ट्रिक लाइन बन गई हमारी कि लिखिए बहुत कम तापमान पर, बहुत कम तापमान पे, 3-4 लाइन दिमाग में आ रही थी, लिखनी हमें 2 हैं। बहुत कम तापमान पे, बहुत कम तापमान पे, तापमान पर चालक अति चालक की भांति, अति चालक की भांति काम करते हैं, अति चालक की भांति काम करते हैं। ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? अब देखो भैया क्या मैटर था, इस लाइन का मतलब क्या है भैया, आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो आपका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। वहीं पर अगर आप टेम्परेचर बिल्कुल कम करेंगे तो एक ऐसा समय आएगा जब रेजिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा। तो जिसका रेजिस्टेंस 0 होता है उसी को क्या कहते हैं, सुपर कंडक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, सुपर कंडक्टर कहते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि सुपर कंडक्टर किसे कहा जाता है, तो लिखिए सुपर कंडक्टर किसे कहा जाता है, सुपर कंडक्टर हम किसे कहते हैं, ये बात आपको नोट करनी है। लिखिए सुपर कंडक्टर इज ए कंडक्टर, सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर इज ए कंडक्टर, इज ए कंडक्टर विच प्रोवाइड मिनिमम टू मिनिमम रेजिस्टेंस। लिखिए मिनिमम टू मिनिमम रेजिस्टेंस। कितना प्रतिरोध भैया, अप्रोक्सीमेटली लगभग 0 रेजिस्टेंस। कितना भैया, 0 रेजिस्टेंस। लिखिए अति चालक वह चालक है, अति चालक वह चालक है भैया जिसमें प्रतिरोध या जो प्रतिरोध कम से कम प्रदान करे, प्रतिरोध कम से कम प्रदान करे। समझ में आई बात? किसी बच्चे को अगर यहां तक कोई डाउट है तो मुझे बता दीजिए। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा कि आपको बताना है। अब जल्दी से आप मुझे कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो तो आप बता सकते हो भैया ये क्वेश्चन हमें समझना है, थोड़ा सा टेक्निकल चैप्टर है भैया, आपको समझने की बातें हैं, तो आप फटाफट से कमेंट कर दीजिए। आपको ये अगर ये सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गई तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आपको बताना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाएगा, बताइए पारा किस तापमान पर, क्वेश्चन है भैया, पारा किस तापमान पर अति चालक की भांति कार्य करता है, अति चालक की भांति कार्य करता है। जल्दी से बता दीजिए। ऑप्शन है भैया आपके पास, पहला ऑप्शन है उच्च तापमान पर, दूसरा है भैया आपके पास, दूसरा ऑप्शन है कम तापमान पर, तीसरा ऑप्शन है भैया बहुत कम तापमान पर, या आपसे सभी। जल्दी से बताइए सही आंसर क्या रहेगा, फटाफट से बता दीजिए। पंकज राजपूत, मैंने कल बता दिया था कंडक्टर क्या होता है, तो पहले वाली क्लास लेके आइए।
कंडक्टर ऐसा होता है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बिलियंस में होती है, उसको क्या कहते हैं? कंडक्टर या सुचालक कहते हैं। जल्दी से बताइए भैया, फटाफट से आप आंसर दीजिए। मैं आपके यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए प्रतिरोध प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? दूसरा क्वेश्चन है भैया, प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? आपसे दूसरा क्वेश्चन है। पहला लंबाई, दूसरा भैया पदार्थ, तीसरा ऑप्शन है तापमान, और चौथा है सभी आंसर। तीसरा क्वेश्चन भैया आपसे ये पूछा गया है, तीसरा क्वेश्चन ये पूछा गया है, बताइए प्रतिरोध बढ़ाने पर, या ये लिखेंगे तापमान बढ़ाने पर, तापमान घटाने पर, ऐसे लिखेंगे। क्वेश्चन को थोड़ा सा पजल करते हैं। तापमान घटाने पर अर्धचालक किसकी तरह, अर्धचालक किसकी तरह काम करते हैं? किसकी तरह काम करते हैं? आपसे ये पूछा गया है, किसकी तरह काम करते हैं? जल्दी से बताइए भैया, फटाफट से आप आंसर दीजिए। पहला सुचालक, दूसरा ऑप्शन है अतिचालक, तीसरा ऑप्शन है भैया कुचालक, और चौथा सभी। जल्दी से बताइए, फटाफट से आप आंसर दीजिए। वेट एंड वॉच रहेगा, आपका इंतजार रहेगा। आरती फोगाट ने सेकंड का ऑप्शन डी दिया है। भैया प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है? बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन डी। भैया मैंने बताया था रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? लंबाई पे भी। पतले और लंबे तार का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है? ज्यादा होता है। पदार्थ पे डिपेंड करता है, अगर हमने कैसा पदार्थ लिया है। तीसरा टेम्परेचर पे इफेक्ट करता है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो कंडक्टर सुचालकता है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। पारा किस तापमान पर अति चालक की तरह बिहेव करता है? भैया पारा क्या होता है? पारा होती है सर मेटल, और मेटल क्या होते हैं? कंडक्टर। और मैंने बताया था एट वेरी लो टेम्परेचर, बहुत कम तापमान पर जो चालक होते हैं वो किसकी तरह काम करने लग जाते हैं? सुपर कंडक्टर की तरह काम करने लग जाते हैं। तो ऑप्शन ए कैसे होगा भैया? ऑप्शन सी सही रहेगा। कौन सा ऑप्शन है? सी सही रहेगा। समझ में आई बात? अब एक बात देखो भैया, 68.8 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर है जिसपे पारा क्या करता है भैया? अति चालक की तरह काम करता है। तापमान बढ़ाने पर अर्धचालक किसकी तरह काम करते हैं? तो याद रखना, तापमान घटाने पर अर्धचालक होते हैं भैया। टेम्परेचर की अगर बात की जाए, टेम्परेचर बढ़ाने पर जो आपका रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है। किसके अंदर कम होता है? तो आप कहेंगे सर किसके अंदर कम होता है? वो कम होता है सुपर कंडक्टर के अंदर। किसके अंदर होता है भैया? सुपर कंडक्टर के अंदर, सुपर कंडक्टर के अंदर होता है। अब याद रखना, टेम्परेचर घटाएंगे तो सुपर कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो जो हमारा तापमान घटाने पर जो अर्धचालक होते हैं वो किसकी तरह काम करते हैं? कुचालक की तरह काम करते हैं। चलो सर ये बात हमें समझ में आ गई। इतनी कहानी समझ में आई बात? बिल्कुल सर ये बात हमें समझ में आ गई। अब नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे? तो लिख लीजिए ओम का नियम। नेक्स्ट हम किसके बारे में पढ़ेंगे भैया? ओम का नियम। 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा ओम का नियम। क्या पढ़ा था भैया? हमने एक तार लिया जिसका प्रतिरोध क्या है? आर। उस आर प्रतिरोध के तार को अगर हम V वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ते हैं, एक बैटरी के साथ जोड़ते हैं जिसकी वोल्टेज कितनी है? V, और उसमें जो धारा करंट प्रवाहित होता है उसको किससे डिनोट किया जाता है? I। तो जो V इज इक्वल टू होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? करंट का। इसका मतलब ओम ने बताया था हम जितनी बड़ी बैटरी किसी तार के साथ जोड़ते हैं उस तार के अंदर उतना ही धारा क्या होती है? प्रवाहित होती है। ये बात हमने सीखी थी भैया, ये 10th क्लास में हमने पढ़ी थी। तो आप हेडिंग डाल लीजिए ओम का नियम।
हेडिंग डालिए भैया ओम का नियम। क्या पढ़ा था ओम के नियम में? देखो भैया, हमने पढ़ा था ओम का नियम, तो हेडिंग डालिए ओम का नियम। बहुत आसान सा है। आज से पहले आपको समझ में आया हो नहीं आया हो, लेकिन अभी आपको समझ में आ जाएगा। ओम का नियम क्या होता है समझो भैया। ओम का नियम क्या होता है? बहुत आसान सा है। मैंने क्या कहा भैया, हमने एक तार लिया, किस प्रतिरोध का? आर प्रतिरोध का तार लिया। एक तार लिया भैया आर प्रतिरोध का। उस आर प्रतिरोध के तार को हमने एक बैटरी के साथ जोड़ा, एक बैटरी के साथ जोड़ा भैया। तो अब इस बैटरी की वोल्टेज चाहे कितनी भी हो, हमने उसको किससे डिनोट कर दिया भैया? V। किससे डिनोट कर दिया? V से डिनोट कर दिया। अब भैया इस बैटरी से जोड़ने के बाद इसमें क्या बहेगी? विद्युत धारा बहेगी। क्या बहेगा भैया? करंट बहेगा। बिल्कुल भैया। ओम का जो नियम था सीजीएल में क्वेश्चन पूछ लिया था, तय बताइए कब प्रतिपादित किया गया था? तो याद रखना 1827 में। ओम भाई साहब ने क्या बताया था कि जितने वोल्ट की हम बैटरी जोड़ेंगे तो जो धारा बहेगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? करंट के। अगर हमने 30 वोल्ट की बैटरी जोड़ी तो जो तार होगा उसमें 30 एम्पियर की धारा बहेगी। अगर 50 वोल्ट की बैटरी जोड़ी तो 50 एम्पियर की धारा बहेगी। कहने का मतलब अगर हम किसी बैटरी की वोल्टेज बढ़ाते हैं तो उस तार के अंदर बहने वाली धारा की भी क्या हो जाएगी? शक्ति बढ़ जाएगी। एम्पियर उस तार के अंदर उतने ही पावर का क्या बहेगा? करंट बहेगा। बिल्कुल सर, ये बात हमें समझ में आ गई। तो आज के बाद आपसे पूछे कि ओम का नियम कब प्रतिपादित किया? 1827 में। आपसे पूछा जाए कि ओम का नियम क्या था तो आप कहेंगे V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I। भैया V किसके समानुपाती है? I की। लेकिन ये कंडीशन कब है भैया? इफ फिजिकल स्टेट ऑफ वायर, इफ फिजिकल स्टेट ऑफ वायर इज कांस्टेंट, स्टेट ऑफ वायर इज कांस्टेंट। भैया आपका ये कंडीशन कब अप्लाई होगी? जितने वोल्ट की बैटरी आप जोड़ेंगे तार के अंदर उतनी ही शक्ति का करंट बहेगा। तो ये कंडीशन तब अप्लाई है जब भौतिक अवस्थाएं, तार की भौतिक अवस्थाएं, तार की भौतिक अवस्था क्या हो भैया? भौतिक अवस्था कांस्टेंट हो। अब तार की भौतिक अवस्था क्या है भैया? तार की भौतिक अवस्था है भैया तार की जो लंबाई है, जितनी लंबाई का तार लिया है बस केवल आप उतनी ही लंबाई का तार रखें। उस तार को, पदार्थ को न बदलें, उस तार का तापमान को न बदलें और उस तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को न बदलें। भैया ये जो कंडीशन है ये चारों की चारों क्या रहनी चाहिए? ये चारों की चारों चीजें क्या रहनी चाहिए? समान रहनी चाहिए। अब भैया आप अगर इनमें से एक भी चेंज करते हैं, एक भी बात को अगर चेंज कर देते हैं तो ओम का नियम उस बात पे लागू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भैया? आपने मान के चलो अभी लिया तांबे का तार, अब थोड़ी देर में आप लोहे का तार ले लेते हैं। आपको पता है कि लोहे का तार का जो लोहे का तार है उसमें पदार्थ चेंज हुआ, पहला तांबा था फिर लोहा था। हो सकता है आपने 30 वोल्ट एम्पियर की बैटरी लगाई थी, अब इस तार के अंदर कितनी धारा है? 30 एम्पियर की। लेकिन लोहे के तार में हो सकता है वहां पर आपको 28 एम्पियर की दिखे। तो कहने का मतलब एक सिंपल सी बात है भैया, ये जो कंडीशन अप्लाई होती है तब अप्लाई होती है जब हम भौतिक अवस्थाओं को क्या न करें? परिवर्तित नहीं करें। भैया हमने एक तार लिया, एक दूसरा तार और ले लेते हैं तांबे का, इतनी ही लंबाई का, इतने ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का, तो सेम एज इट इज ये रूल अप्लाई होगा। अब देखो भैया, अगर हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सिंबल को हटाते हैं तो क्या आ जाएगा? V इज इक्वल टू आर आई आ जाएगा। अब हम इसको क्या लिखते हैं? V इज इक्वल टू आई आर। क्या लिखते हैं? V इज इक्वल टू आई आर। यहां से आपका तो जो ओम का नियम था इसने क्या कहा था? वोल्ट जो होती है वो होती है धारा इंटू प्रतिरोध। यहां से अगर हम प्रतिरोध निकालते हैं, रेजिस्टेंस निकालते हैं भैया, रेजिस्टेंस निकालते हैं प्रतिरोध, तो क्या आएगा? वो आएगा सर वोल्ट अपोन में वोल्टेज लिख लीजिए, अपोन में क्या आ जाएगा?
एम्पियर। वोल्टेज का मतलब होता है भैया पोटेंशियल डिफरेंस। अब रेजिस्टेंस को किससे लिखा जाता है? ओम से। वोल्टेज को किससे लिखेंगे? वोल्ट से। इसकी यूनिट क्या होती है? वोल्ट। एम्पियर की यूनिट क्या होती है भैया? आई की अगर बात की जाए तो इसकी यूनिट क्या होती है? एम्पियर। क्या होती है भैया? एम्पियर होती है। तो जो आपका 1 ओहम होता है, 1 ओहम होता है किसके बराबर होता है? तो आप लिख लीजिए 1 ओहम बराबर होता है भैया, 1 ओहम बराबर होता है वोल्ट एम्पियर के बराबर। किसके बराबर होता है? वोल्ट एम्पियर के बराबर होता है। ये बात आपको याद रखनी है। चलो सर, इतनी बात हमें समझ में आ गई। तो ओम का नियम पूछा जाए तो ओम का नियम क्या है भैया? ओम का नियम है कि जितने वोल्ट की बैटरी हम लगाएंगे उस तार के अंदर उतना ही करंट क्या करेगा? फ्लो करेगा। ये बात कही गई थी किसके द्वारा? तो याद रखना ओम के नियम में कही गई थी। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के, तो V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? IR। अगर यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस की बात करें, हम प्रतिरोध की बात करें, तो जो प्रतिरोध होती है ये क्या हो जाएगा? वोल्ट एम्पियर। क्या आ जाएगा? वोल्ट एम्पियर। 1 ओहम किसके बराबर आ जाएगा? वोल्ट एम्पियर के बराबर आ जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? एक बात और याद रखना, ये जो ओम का नियम होता है ये केवल और केवल किस पे लागू होता है? तो याद रखना ओम लॉज वैलिड ओनली फॉर कंडक्टर। ये किसके लिए होता है? लिखिए ओम का नियम, ओम का नियम, ओम का नियम, ओम का नियम केवल सुचालक पर लागू होता है भैया, केवल कंडक्टर पर लागू होता है, केवल सुचालक पर लागू होता है। चलो सर, ये बात हमें समझ में आ गई, केवल सुचालक पर लागू होता है। समझ में आई बात? बिल्कुल सर। अब छोटे भाई बहनों, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस प्रकार से आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, बताइए इनमें से ओम का नियम, ओम का नियम, इनमें से ओम का नियम किस पर लागू नहीं होता? किस पर लागू नहीं होता? आपसे ये पूछा जाएगा। पहला ऑप्शन है भैया आपसे कार्बन, दूसरा लागू होता है, ये लिखेंगे भैया किस पर है? पहला कार्बन, दूसरा सिलिकॉन, तीसरा भैया चांदी और चौथा जर्मेनियम। बताइए भैया ओम का जो नियम है वो किस पर लागू होता है? फटाफट से आप बता दीजिए ओम का जो नियम है वो किस पर लागू होता है। एक क्वेश्चन और बता दीजिए मुझे, एक क्वेश्चन आप और बता दीजिए, आपसे कोई पूछे। क्वेश्चन क्या है भैया? आपसे पूछा जाएगा, बताइए प्रतिरोध की इकाई है, प्रतिरोध की इकाई है। पहला आपसे ऑप्शन है भैया, पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है वोल्ट गुणा में एम्पियर, दूसरा है भैया वोल्ट अपॉन में एम्पियर, तीसरा है भैया एम्पियर अपॉन में वोल्ट प्लस में एम्पियर, और चौथा ऑप्शन है ऑल सभी। जल्दी से बताइए सही आंसर क्या है? इनमें से किस पे आपका प्रतिरोध ओम का नियम लागू होता है? भैया मैंने अभी एक बात बताया था, ओम का जो नियम है वो केवल किस पे लागू होता है? सुचालक पे लागू होता है। और आपके सुचालक के अंदर कौन काउंट करते हैं यहाँ पे? मेटल पे। बड़ा प्यारा क्वेश्चन था भैया, पेपर में पूछा गया क्वेश्चन था। तो याद रखना ओम का नियम है वो केवल किस पे लागू होगा? चांदी पर लागू होगा। ये केवल भैया कंडक्टर पर लागू होता है, सुचालक पर लागू होता है। चलो सर, ये बात समझ में आ गई। दूसरा क्वेश्चन है प्रतिरोध की इकाई क्या है? वोल्ट एम्पियर, वोल्ट एम्पियर या वोल्ट एम्पियर। तो प्रतिरोध की इकाई क्या है भैया? वोल्ट एम्पियर। क्या है भैया? वोल्ट एम्पियर। समझ में आई बात? बिल्कुल सर, ये बात हमें समझ में आ गई। इतनी कहानी समझ में आ गई? बिल्कुल सर, ये कहानी हमें समझ में आ गई। अब आपको भैया क्या करना है, एक होता है रेजिस्टिविटी,
रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का मतलब होता है विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा भैया रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, विशिष्ट प्रतिरोध की यूनिट क्या होती है, जल्दी से बताइए भैया। मैंने बताया था रेजिस्टिविटी, एक बताया था आपसे रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, तो भैया आपसे रेजिस्टेंस की यूनिट लिखवाई थी ओम, और रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या लिखवाई थी, जल्दी से बताइए। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या लिखवाई थी भैया, फटाफट से बताइए। रेजिस्टिविटी की यूनिट बताई थी मैंने ओम मीटर। क्या बताई थी, ओम मीटर बताई थी। अगर कंडक्टर की अगर बात की जाए, कंडक्टर क्या होता है, सुचालक क्या होता है, कंडक्टर होता है भैया 1 में रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, कंडक्टर क्या होता है 1 में रेजिस्टेंस। तो जो सुचालक होते हैं उनकी यूनिट क्या आ जाएगी, ओम इनवर्स। इसी को क्या लिखा जाता है, महो लिखा जाता है। इसी को क्या लिखा जाता है, सीमेंस लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है भैया, सीमेंस लिखा जाता है। वहीं पर अगर कंडक्टिविटी की अगर बात की जाए, कंडक्टिविटी की विशिष्ट चालकता की बात की जाए, तो ये होती है 1 में रेजिस्टिविटी। तो इसकी यूनिट क्या आएगी, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। बस ये सारे नाम आपको यूनिट याद रखनी है। ये सारी की सारी यूनिट आपको भैया याद रखनी है, चारों की चारों यूनिट याद रखनी है। रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, कंडक्टर और कंडक्टिविटी। समझ में आई बात। इसका मतलब होता है भैया चालक, इसका मतलब होता है चालकता। चलो सर ये बात हम याद रख लेंगे। अब भैया दो चीजें होती हैं, वो दोनों की दोनों चीजें आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, आपने एक सुना होगा श्रेणी क्रम, आपने एक नाम सुना होगा श्रेणी क्रम सुना होगा, एक सुना होगा समानांतर क्रम, समानांतर क्रम सुना होगा। बिल्कुल सर सुनिए, एक तो होता है श्रेणी क्रम और दूसरा कौन सा होता है भैया, समानांतर क्रम होते हैं। दूसरे क्या होते हैं, समानांतर क्रम होते हैं। सर श्रेणी क्रम क्या होता है और समानांतर क्रम क्या होता है, इसको बोलते हैं भैया सीरीज कॉम्बिनेशन। इसको क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। इसको बोलते हैं भैया पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। दोनों होते क्या है ये समझ लेना, बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, देखो किसी तार का अगला सिरा और दूसरे तार के पिछले सिरे को जोड़ दिया जाए तो उसको क्या कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। एक तार हमारे पास ये है, इसका एक सिरा ये है, मान के चलो एक तार हमारे पास ये है, इसका एक सिरा ये है, एक ये सिरा, इसका अगला सिरा और दूसरे तार का पिछला सिरा अगर जोड़ दिया जाए तो उसको क्या कहते हैं भैया, सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। अब देखो इसमें क्या किया जाता है भैया, ये हमारे पास एक तार है जिसका प्रतिरोध क्या है R, एक सिरा ये है, एक सिरा ये है। एक भैया दूसरा तार है हमारे पास जिसका प्रतिरोध क्या है R2, इसका R1 है, इसका R2 है भैया, इसका R1 है और इसका R2। अगर इस तार का ये कौन सा सिरा है भैया, ये आगे का सिरा, ये पीछे का सिरा, ये पीछे वाला सिरा इस तार के आगे वाले सिरे के साथ जोड़ दिया जाए, इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। अगर इस सीरीज कॉम्बिनेशन में आप नेट प्रतिरोध की बात की जाए, नेट रेजिस्टेंस की बात की जाए, या इक्विवेलेंट प्रतिरोध की बात की जाए, तुल्य प्रतिरोध की बात की जाए, तुल्य प्रतिरोध की बात की जाए तो भैया तुल्य प्रतिरोध की बात की जाए तो तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 होता है। तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, R1 प्लस R2। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आपको बताना है भैया हमारे पास 3 तार हैं, 3 वायर हैं, A, B और C। A तार का प्रतिरोध है 15 ओम, B का कितना है भैया, A तार का प्रतिरोध है 15 ओम, B का है 25 ओम और C तार का है 40 ओम। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इन तारों को जब
पैरेलल क्रम समानांतर सीरीज क्रम में जोड़ा जाए तो बताइए हमारे पास इक्विवेलेंट प्रतिरोध क्या होगा। तो आप इन तीनों को जोड़ दीजिए, 15, 25, 40, 40, 80। अगर इनको हम सीरीज में जोड़ते हैं, इक्विवेलेंट प्रतिरोध क्या होगा भैया, 80 होगा। कितना होगा, 80 होगा। इसका मतलब आपने एक बात देखी कि तीनों तारों का सबसे ज्यादा मैक्सिमम प्रतिरोध कौन सा था, 40। जब हम किसी तारों को सीरीज प्रतिरोध में आपस में जोड़ते हैं तो जो सबसे ज्यादा प्रतिरोध होता है तो टोटल प्रतिरोध उनसे भी ज्यादा आता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए तार को किस क्रम में जोड़ा जाए कि उनका प्रतिरोध बढ़े, उनका प्रतिरोध क्या हो भैया, बढ़े। तो किस सीरीज में जोड़ते हैं आप, सीरीज में जोड़ते हैं। किस में जोड़ते हैं भैया, सीरीज में जोड़ते हैं। इसका मतलब भैया तारों को अगर समानांतर श्रेणी में जोड़ते हैं तो प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो नोट करके लिख लीजिए, बस आप ये पॉइंट नोट करके लिखिए भैया। तार को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है भैया, प्रतिरोध बढ़ जाता है। किस क्रम में जोड़ा जाए कि उनका प्रतिरोध कम हो जाए, तो याद रखना, या बढ़ जाए, आपसे ये लिख लीजिए, जोड़ने पर उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, यही लिख लीजिए, बढ़ जाता है। चलो सर, ये बात पक्की हमें समझ में आ गई, दिमाग से आपने सोचा। अब देखो भैया, हमने अगर किसी तार के, एक तार है भैया हमारे पास R1 प्रतिरोध का, एक दूसरा तार है भैया हमारे पास R2 प्रतिरोध का, और एक तार है भैया हमारे पास R1 प्रतिरोध का। अगर हमने तीनों को इस प्रकार से जोड़ा, तीनों को एक ही सिरे से जोड़ा, तो उसकी बात की जाए तो उसका प्रतिरोध कितना होगा। तो याद रखना, अगर समानांतर श्रेणी में जोड़ते हैं तो जो हमारा इक्विवेलेंट प्रतिरोध होता है वो क्या होता है भैया, इक्विवेलेंट प्रतिरोध की अगर बात की जाए वो होता है 1/R1, 1/R2, 1/R3। समझ में आई बात, 1/R3। चलो सर, इतनी बात हमें समझ में आ गई। जो तुल्य प्रतिरोध होता है भैया वो होता है 1/R1, 1/R2, 1/R3। मैं आपसे कहता हूं कि हमारे पास 3 तार हैं भैया, 3 तार हैं। ए का प्रतिरोध 2 ओम है, बी का प्रतिरोध भैया 5 ओम है, और सी का प्रतिरोध 10 ओम है। बताइए समानांतर क्रम में आपका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो आप क्या कहेंगे भैया, 1/2, 1/5, 1/ क्या कर देंगे, 10। अब आपका एलसीएम कितना आएगा, 10। यहाँ पे 5, 2, 1 कितना आ गया, 5, 2, 1। तो भैया 5 और 2 7 और 1 है 8, कितना आ गया, 8। ये वैल्यू किसकी आई, 1/ आर इक्विवेलेंट की। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी भैया, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, कितनी आएगी, 10/8 आएगी भैया। अगर इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 × 8 1.25। अब देखो, जब हम समानांतर में जोड़ते हैं तो जो हमारे तुल्य प्रतिरोध आता है वो सबसे कम प्रतिरोध से भी क्या आता है, कम आता है। तो याद रखना भैया, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए तार को किस क्रम में जोड़ा जाए कि उसका प्रतिरोध कम हो जाए। तो लिखिए, समानांतर क्रम में जोड़ने पर, समानांतर क्रम में जोड़ने पर तार का प्रतिरोध कम हो जाता है, तार का प्रतिरोध कम हो जाता है। समझ में आई बात, तारों का प्रतिरोध क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बस यही तो कहानी पूछी जाती है आपसे कि कौन से क्रम में जोड़ा जाए कि प्रतिरोध बढ़ जाए।
सीरीज में किस में आपका जोड़ा जाए कि प्रतिरोध क्या हो जाए, कम हो जाए, तो किस में है भैया, समानांतर में। चलो भैया इतनी कहानी हमें समझ में आ गई। अब छोटे भाई बहनों, दो प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि बताइए जो हमारे घरों के उपकरण होते हैं, या इससे पहले एक क्वेश्चन देखो भैया, आपने ये प्रतिरोध था, एक आपका ये था सर, ये R1 था, ये R2 था। तो सर जब हमने इसको V वोल्ट की बैटरी लगाई तो भैया इसमें जो आपकी वोल्टेज होती है वो अलग अलग होती है, विद्युत धारा समान होती है। देखो भैया, जितने वोल्ट की बैटरी होगी उतने ही तो धारा जाएगी। तो याद रखना इस तार के अंदर भी धारा क्या होगी, समान होगी। तो लिखिए श्रेणी क्रम में विद्युत धारा क्या होती है भैया, समान होती है। श्रेणी क्रम में विद्युत धारा समान रहती है भैया। विद्युत धारा क्या रहती है, समान रहती है। श्रेणी क्रम में विद्युत धारा क्या रहती है, समान रहती है। लेकिन यहां पर जो वोल्टेज है भैया वो क्या रहती है, अलग अलग रहती है। वोल्टेज क्या रहती है, अलग अलग रहती है। वहीं पर आप क्या लिख देंगे, समानांतर क्रम में विद्युत धारा अलग अलग होती है। विद्युत धारा क्या होती है भैया, अलग अलग होती है। विद्युत धारा अलग अलग होती है। कैसे सर, एग्जाम्पल से समझ के देखो भैया। आप अपनी ही घरों की बात कर लीजिए भैया। हमने एक उपकरण जोड़ा, ये एक तार था, अब दूसरा तार यहां पे जोड़ा भैया। सर V वोल्ट की बैटरी लगा दी, V वोल्ट की बैटरी लगा दी, ये वोल्ट की बैटरी लगा दी। सर यहां से ये 30 वोल्ट की बैटरी थी, तो सर यहां से 30 एम्पियर करंट निकलेगा। तो सर इसमें विद्युत धारा क्या रहती है, समान रहती है। विद्युत धारा क्या रहती है, समान रहती है। लेकिन भैया इसकी वोल्टेज कितनी होगी, 10। इसकी वोल्टेज कितनी रहेगी भैया, 20। इसकी वोल्टेज कितनी रहेगी, 20 रहेगी। तो समानांतर श्रेणी में, क्योंकि रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा वोल्टेज उतनी ही क्या होगी, कम होगी। अभी तो मैंने बताया था कि जो आपकी कंडक्टिविटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, आपकी रेजिस्टेंस कम या ज्यादा होने पर। वहीं पर आपने क्या किया भैया, समानांतर श्रेणी में लगा दिया इस प्रकार से। अब एक बात बताओ, आपको अलग अलग उपकरण लगाए थे आपने, तो यहां से आपकी विद्युत धारा जो होती है, आपने 30 वोल्ट की बैटरी लगाई, यहां पे भैया आपने 10 वोल्ट का लट्टू लगाया। 30 वोल्ट की बैटरी लगाई थी, 10 वोल्ट का लट्टू लगाया। अगर बल्ब लगाया है तो वो 10 वोल्ट यूज करेगा। वॉशिंग मशीन है वो जितनी एनर्जी चाहेगी उतनी यूज करेगी। तो इनमें तारों में जो आपकी विद्युत धारा होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। लेकिन भैया वोल्टेज क्या रहती है, इनमें समान रहती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कौन सा ऐसा क्रम है जिसमें वोल्टेज समान रहती है। तो याद रखना समानांतर, और वोल्टेज अलग अलग रहती है कौन सा, आपका श्रेणी क्रम। विद्युत धारा समान किस में रहती है, सीरीज में, और विद्युत धारा अलग अलग किस में रहती है, तो याद रखना भैया विद्युत धारा अलग अलग रहती है समानांतर में। अब दो क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे पोस्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि घरों में उपकरण किस क्रम में लगे होते हैं। घरों में उपकरण किस क्रम में लगे होते हैं, तो याद रखना श्रेणी क्रम में भैया। घरों में जो उपकरण होते हैं वो किस क्रम में लगे होते हैं, श्रेणी क्रम में लगे होते हैं। सॉरी, घरों में जो उपकरण होते हैं वो किस में लगे होते हैं, समानांतर क्रम में। किस में लगे होते हैं भैया, समानांतर क्रम में लगे होते हैं। क्यों लगे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल भैया आपकी जो करंट वाली तार थी उसके साथ हमने क्या लगा दिया, समानांतर क्रम में लगा दिया। अब सर ये हमने समानांतर क्रम में क्यों लगाई, मान के चलो ये बल्ब का हमारा वायर है, ये हमारी वॉशिंग मशीन का वायर है, ये हमारे फ्रीज का वायर है। भैया एक बात बताओ, किसी दिन हमारा बल्ब अगर खराब हो गया तो बाकी के इक्विपमेंट्स भी नहीं चलेंगे। इसी कारण आपका क्या किया जाता है, देखो यहां से विद्युत धारा जो समानांतर सीरीज होती है भैया, इसमें विद्युत धारा क्या होती है, अलग अलग होती है। इसमें अलग जाएगी, इसमें अलग जाएगी, इसमें अलग जाएगी। बिल्कुल सर, अगर ये आपका किसी चूहे ने काट दिया तो विद्युत बल्ब तो आपका काम नहीं करेगा, लेकिन इस तार में वायर जा रही वॉशिंग मशीन तो काम करेगी। बिल्कुल, अगर सीरीज में होता तो अगर आपका आगे इलेक्ट्रिसिटी नहीं जा पाती। इसी कारण
इसी कारण जो घरों में उपकरण होते हैं ये किस में होते हैं, समानांतर क्रम में। दूसरा भैया याद रखना, दिवाली की जो आपकी लड़ी होती है, दिवाली की लड़ी, दिवाली की जो लड़ी होती है भैया वो किस क्रम में लगी होती है, तो याद रखना दिवाली की जो, जिसे हम चसबूज बोलते हैं भैया, वो आपकी किस में लगी होती है, श्रेणी क्रम में। वो किस में होती है, श्रेणी क्रम में होती है। कभी देखना अगर उसका एक बल्ब फ्यूज हो गया तो आगे की जो वायर है वो हमारी काम नहीं करती। तो दिवाली की लड़ी जो होती है वो किस में लगी होती है, आपकी श्रेणी क्रम में होती है। चलो सर ये बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक बचता है इलेक्ट्रिक पावर। बहुत छोटा सा है, बस समझना इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है। विद्युत शक्ति क्या होती है भैया, आपकी शक्ति क्या है, विद्युत शक्ति क्या होती है भैया, कितने समय में आपने कितनी एनर्जी को कंजप्शन किया, भैया आपने कितने समय में कितनी ऊर्जा का प्रयोग किया, इसी को तो क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तो भैया समझ में आई कि हमने भैया 1 घंटे में कितनी एनर्जी का यूज किया, उसी को तो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। तो लिखिए द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर लिखिए विद्युत ऊर्जा के खपत होने की दर को, विद्युत ऊर्जा के खपत होने की दर को, खपत होने की दर को, खपत होने की दर को क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। चलो सर ये बात हमें समझ में आ गई। अब भैया जो इलेक्ट्रिक पावर होती है, इलेक्ट्रिक पावर होती है, ये क्या समीकरण बना अपना सर, कंजप्शन ऑफ एनर्जी, कंजप्शन ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ फ्लो का मतलब होता है भैया टाइम, कितने समय में आपने कितनी एनर्जी यूज की। अब भैया पावर को किस में मापा जाता है, पावर को मापा जाता है वाट में, एनर्जी को किस में मापा जाता है, जूल में, और समय को किस में मापा जाता है, सेकंड में। समय को किस में मापा जाता है, सेकंड में। तो इसका मतलब 1 वाट किसके बराबर आया भैया, 1 वाट बराबर आया हमारा जूल पर सेकंड के बराबर। किसके बराबर आया भैया, जूल पर सेकंड के बराबर आया। चलो सर इतनी बात हमें समझ में आ गई, दोनों चीजें समझ में आई। फटाफट से बताइए मैंने क्या कहा कि द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी इज नोन, भैया आपने कितने समय में कितनी ऊर्जा का प्रयोग किया है, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर। विद्युत ऊर्जा खपत होने की दर को क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं। कंजप्शन ऑफ एनर्जी अपॉन में टाइम इज इलेक्ट्रिक पावर। तो वाट जो होता है भैया, एनर्जी को मापा जाता है जूल में और समय को सेकंड में, तो 1 वाट होता है जूल पर सेकंड। क्या होता है भैया, जूल पर सेकंड होता है। चलो सर अब आपने एक नाम सुना होगा किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर, सुना है नाम, किलोवाट आवर। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है किलोवाट घंटा किसकी यूनिट होती है, किलोवाट घंटा किसकी यूनिट होती है। पहला ऑप्शन मिलता है शक्ति की, दूसरा ऑप्शन मिलता है विद्युत धारा की, विद्युत धारा की, तीसरा ऑप्शन मिलता है ऊर्जा की, और चौथा ऑप्शन मिलता है समय की। जल्दी से बता दीजिए कि 1 किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, 1 किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, आपसे पेपर में पूछा जाता है। भैया देखो 1 किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, 1 किलो के अंदर कितनी वाट होते हैं, आप कहेंगे सर 1000 वाट होते हैं। कितने वाट होते हैं, 1000 वाट होते हैं। 1 किलो के अंदर होते हैं भैया 1000 वाट, किलो के अंदर होते हैं 1000 वाट। वाट की जगह मैं क्या लिख सकता हूं सर, वाट जो होता है ये क्या होता है, जूल अपॉन में सेकंड, जूल अपॉन में क्या होता है भैया, सेकंड होता है। बिल्कुल सर। घंटे की इकाई क्या होती है भैया, घंटे की इकाई होती है, घंटे में कितनी सेकंड होती है, समय 3600, और समय की इकाई क्या होती है, सेकंड। अब देखो भैया सेकंड से क्या कट गया है, सेकंड, तो यहां पे क्या आ गया, 36 लाख जूल के बराबर आ गया। कितना आ गया, 36 लाख
जूल के बराबर आ गया। इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 10 36 × 10 की पावर जूल, या आपको कैसे लिखा मिल सकता है 3.6 × 10 की पावर 6 जूल। और जूल किसकी इकाई होती है, ऊर्जा की। जूल किसकी इकाई होती है भैया, ऊर्जा की। ऑप्शन सी क्या रहेगा, सही रहेगा। मुझे पता था कुछ बच्चों ने वाट देखा और वाट देखते ही किसकी इकाई कर दी, समय की कर दी। तो 1 किलोवाट घंटा किसकी इकाई होती है भैया, ऊर्जा की इकाई होती है। तो आपसे पूछा जाएगा 1 kWh किसके बराबर होता है, तो याद रखना 3.6 × 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है। भैया इसका मतलब क्या होता है, एक kWh का मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब क्या होता है भैया, ध्यान से समझ लो। अगर आपने कोई हजार वाट का कोई इक्विपमेंट है, मान के पास चलो आपके पास 1000 वाट का हीटर है, अगर आप उसे 1 घंटा चलाते हैं, कितनी देर चलाते हैं भैया, 1 घंटा आपने उसको चलाया, तो आपकी कितनी यूनिट निकलेगी, 1 यूनिट आपकी खर्च होगी। कितनी यूनिट खर्च होगी, 1 यूनिट। कितनी आपकी यूनिट निकलेगी, 1 यूनिट। समझ में आई बात। तो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है भैया वो किस में मापी जाती है, kWh में मापी जाती है। किस में मापी जाती है, kWh में। आप अपने घर वालों को तो ये बता सकते हो भैया, अगर हमने 1000 वाट का कोई इक्विपमेंट है, अगर उसको 1 घंटा अगर चला दिया तो कितनी यूनिट निकालेगा मीटर हमारी, 1 यूनिट। कितनी निकालेगा भैया, 1 यूनिट निकालेगा। कितनी भैया, 1 यूनिट निकालेगा। समझ में आई बात। अगर टेक्निकल भाषा में बात करें तो 1 घंटे के अंदर जो हमारा 1000 वाट का जो इक्विपमेंट था उसने कितनी एनर्जी यूज कर ली, 3.6 × 10 की पावर 6 जूल एनर्जी का क्या कर लिया, यूज कर लिया। भैया देखो मान के चलो आपका जो मीटर था आज जब आपने देखा उस समय उसमें 725 रीडिंग थी। कितनी रीडिंग थी, 725। आपने सारे के सारे इक्विपमेंट बंद कर दिए। अब आपके पास 1000 वाट का कोई इक्विपमेंट था, उस इक्विपमेंट को आपने चलाया, कितनी देर तक चलाया, 1 घंटे तक चलाया। तो यहां पे आप 1 घंटे के बाद देखेंगे तो कितनी रीडिंग होंगी, 726। इसका मतलब है भैया जब आप 1 यूनिट एनर्जी कंजप्शन करते हैं उसमें आप कितनी एनर्जी का कंजप्शन करते हैं, 3.6 × 10 की पावर 6 जूल। समझ में आई बात, बिल्कुल सर ये बात हमें समझ में आ गई। 1 यूनिट का मतलब होता है भैया 1000 वाट की किसी चीज को 1 घंटे चलाना, या इस 1 यूनिट का मतलब होता है 3.6 × 10 की पावर 6 जूल एनर्जी का आपने खपत की है भैया, उसको खर्च किया है। चलो सर इतनी बात हमें समझ में आ गई। तो कोई आपसे पूछे 1 किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, ऊर्जा की। 1 kWh किसके बराबर होता है, 3.6 × 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है। 1000 वाट के इक्विपमेंट को 1 घंटे चलाते हैं तो आपका कितनी यूनिट होती है भैया, वो होती है आपकी 1 यूनिट। अगर मान के चलो 1000 वाट का कोई इक्विपमेंट था, आपने उसको 5 घंटे चला दिया तो कितनी यूनिट निकलेंगी, 5 यूनिट निकलेंगी। मान के चलो आपके पास कोई 5000 वाट का इक्विपमेंट था, उसको 1 घंटे चला दिया तो भी कितनी निकलेंगी, 5 निकलेंगी। 100 वाट का इक्विपमेंट था, अगर उसको 10 घंटे चलाते हैं तो 1 यूनिट निकलेगी। बिल्कुल सही बात है। अगर भैया देखो तभी तो हमारी मम्मी एक बात कहती है, मान के चलो आपने एक बल्ब ऑन किया हुआ है, एक तो बल्ब ऑन किया है जो 100 वाट का है, एक भैया हमारे पास एलईडी लगी हुई है 9 वाट की। अगर वो ऑन होती है तो हमारी मम्मी कुछ नहीं करती, चुपचाप स्विच ऑफ कर देती है। लेकिन अगर आपने 100 वाट की कोई चीज को ऑन रख दिया तो पहले मम्मी आपको सुनाएगी बदतमीज है, काम नहीं सीखता, काम की तरफ ध्यान नहीं देता, कुछ भी ध्यान नहीं रखता। कहने का मतलब 5 मिनट आपको अपनी बातें सुनाएगी और उसके बाद क्या करेगी, उसको बंद करेगी। क्योंकि मम्मी को पता है भैया अगर 100 वाट की चीज चलेगी तो 100 वाट की चीज जितनी देर चलेगी हमारी उतनी ही ऊर्जा खपत होगी और उतना ही हमें बिल ज्यादा पे करना पड़ेगा। चलो सर ये बात हमें समझ में आ गई। इतनी कहानी किसी बच्चे को नहीं समझ में आई हो तो मुझे बता दीजिए। तो कोई आपसे पूछे कि 1 यूनिट का मतलब क्या होता है, 1 यूनिट का मतलब होता है भैया आप 1 यूनिट में कितनी ऊर्जा व्यय कर लेते हैं, 3.6 × 10 की पावर 6 जूल।
या एक यूनिट का मतलब क्या होता है, kWh। क्या होता है, kWh होता है। चलो सर, इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब छोटे भाई बहनों एक बात और देखो, एक बात और देखिए भैया, आपसे पूछा जाता है एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है भैया, ये होता है 746 वाट के बराबर। किसके बराबर होता है, 746 वाट के बराबर होता है। चलो सर, इतनी बात हमें समझ में आ गई। सर 100 वाट की चीज है, 7 घंटे अगर हम चलाते हैं 30 दिन तक, 30 दिन तक चलाते हैं तो आपका 21 यूनिट निकलेंगे। तो 30 दिन तक चलाते हैं 1000 वाट की अगर यूनिट 7 घंटे चलाते हैं 30 दिन तक, 7 ही 21, बिल्कुल सही है भैया, बिल्कुल सही है भाई। चलो, आपको तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ गई, इसका मतलब हाँ। अब ध्यान से समझो भैया, अब यहां पे आपने देखा कि पावर क्या होती है भैया, पावर का फॉर्मूला आपने क्या निकाला, जूल अपॉन में सेकंड। क्या होता है भैया, जूल अपॉन में सेकंड। लेकिन पावर का एक फॉर्मूला होता है भैया, क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई। क्या होता है भैया, V इंटू आई। पावर का एक फॉर्मूला होता है V इंटू आई। समझ में आई बात। पावर का एक फॉर्मूला होता है, याद रखना है भैया आपको, वोल्ट इंटू एम्पियर, वोल्ट इंटू एम्पियर। चलो सर, इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब ध्यान से देखो, आपसे पेपर में क्वेश्चन कैसे देखा भैया, आपको पता है कि V क्या होता है, ओम के नियम के अनुसार V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सर I। तो V की आपकी अगर बात की जाए तो V इज इक्वल टू होता है सर IR। अब यहाँ पे P के V की जगह हम क्या लिख देंगे, IR। अपोन में क्या लिख, इंटू में क्या लिख दिया, I। इंटू में क्या लिख दिया, I। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन गया है सर, P इज इक्वल टू आई स्केयर R। क्या बन गया, आई स्केयर R। तो सर पावर का एक फॉर्मूला आ गया है सर, P इज इक्वल टू आई स्केयर R। वहीं पर सर एक फॉर्मूला और आ सकता है, P इज इक्वल टू होता है सर VI। सर P की जगह तो हमने P लिख दिया, V की जगह सर लिख दिया V। I की जगह हम क्या लिख सकते हैं सर, V अपोन में R लिख सकते हैं। तो क्या आ गया, V स्केयर R आ गया। क्या आ गया भैया, V स्केयर R आ गया। अब आपसे पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछता है, पिछली बार सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया था, क्या पूछा था भैया, इनमें से कौन सा एक पावर का फॉर्मूला नहीं है, इनमें से कौन सा एक पावर का विद्युत शक्ति का सूत्र नहीं है भैया, ये फॉर्मूला पूछा गया था। शक्ति का सूत्र नहीं है, आपसे ये पूछा गया था। देखो भैया कौन सा, एक दे रखा था P इज इक्वल टू VI, दूसरा दे रखा था P इज इक्वल टू आई स्केयर R, तीसरा दे रखा था भैया P इज इक्वल टू आई R स्केयर, और चौथा दे रखा था P इज इक्वल टू V स्केयर R। जल्दी से बता दीजिए कौन सा आपका फॉर्मूला नहीं है। वो भैया फोर्स अपॉन में एरिया होता है आकाश प्रेशर का। जल्दी से बताइए, फटाफट से बताइए भैया। तो देखो पिछली स्लाइड में आपने देखा P इज इक्वल टू क्या होता है, VI, ये तो सही है सर। फिर नेक्स्ट में देखा P इज इक्वल टू आई स्केयर R, ये भी सही है सर। V स्केयर R भी होता है, ये भी होता है सर। कौन सा नहीं होता, ऑप्शन ये नहीं होगा। तो आपको ये तीनों के तीनों फॉर्मूले याद रखने हैं। अब एक लास्ट और पॉइंट बचता है, बस छोटा सा। क्या बचता है भैया, आपसे पेपर में पूछा जाएगा, आपसे हीटिंग इफेक्ट ऑन, लिखिए हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हिंदी में लिखना चाहो तो आप लिख लीजिए धारा का ऊष्मीय प्रभाव, धारा का ऊष्मीय प्रभाव, धारा का ऊष्मीय प्रभाव। ये आपसे पेपर में पूछा जाता है भैया। क्या होता है भैया, भैया आपके पास कोई R रेजिस्टेंस का कोई तार है, उसमें करंट प्रवाहित हो रहा है, कितने समय तक करंट प्रवाहित हो रहा है, ये होता है भैया। तो कितनी ऊष्मा जनरेट करेगा, वो होता है आई स्केयर RT। समझ में आई बात भैया। किसी तार के प्रतिरोध R है, उस तार में कितने समय तक करंट प्रवाहित हो रहा है, तो वो जो होता है वो कितनी ऊष्मा उत्पन्न करता है, वो ऊष्मा जो होती है वो होती है आई स्केयर RT, आई स्केयर RT। समझ में आई बात।
धारा का उसमेय प्रभाव क्या होता है भैया, जितने समय तक हम करंट प्रोवाइड करते हैं, जितने समय तक हम करंट प्रोवाइड करते हैं, जितना रेजिस्टेंस होता है वो किसके बराबर होता है, उष्मा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है भैया, उष्मा के बराबर होता है। चलो सर, ये बात हमें समझ में आ गई। अब आपसे पेपर में कैसे पूछा जाएगा, आपने देखा होगा नाइक्रोम या विद्युत हीटर का नाम सुना होगा। ऐसे करेंगे, विद्युत हीटर, ध्यान से समझना। विद्युत हीटर की अगर बात की जाए तो विद्युत हीटर की अगर बात की जाए तो विद्युत हीटर किस पे काम करता है, तो आप कहेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑन करंट, धारा के उसमेय प्रभाव पे काम करता है। हीटिंग इफेक्ट ऑन करंट, धारा के उसमेय प्रभाव पे काम करता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जो विद्युत हीटर होता है इसका तार किसका बना होता है, नाइक्रोम का बना होता है। किसका बना होता है भैया, नाइक्रोम का बना होता है। अब एक बात देखो भैया, विद्युत हीटर की अगर बात की जाए, अगर इसमें धारा को बढ़ा देंगे, अगर धारा को बढ़ा देंगे तो उष्मा क्या देगा, वो ज्यादा देगा। अगर प्रतिरोध भी बढ़ा देंगे तो भी उष्मा ज्यादा देगा। अगर 5 मिनट की जगह उसको 10 मिनट चलाएंगे तो भी उष्मा क्या देगा, ज्यादा देगा। तो जो विद्युत हीटर होता है भैया, वो आपका किस सिद्धांत पे काम करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑन करंट। किसका बना होता है सर, नाइक्रोम का बना होता है। अब 2 क्वेश्चन यहां से पूछता है, एक तो पूछता है कि विद्युत हीटर का जो तार होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, और दूसरा पूछता है भैया रेजिस्टेंस, प्रतिरोध कितना होता है। तो याद रखना भैया, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये क्या होता है, हाई होता है, उच्च प्रतिरोध होता है। और दूसरा सर इसका प्रतिरोध भी क्या होता है, हाई। अगर प्रतिरोध हाई होगा तभी तो वो क्या होगा, गर्म होगा, तभी तो हमें क्या देगा, उष्मा देगा। चलो सर, अब दूसरी बात देख लीजिए सर, विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब की अगर बात की जाए तो आपसे पूछा जाएगा कि विद्युत बल्ब किस सिद्धांत पे काम करता है। तो याद रखना, हीटिंग इफेक्ट ऑन, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट पे काम करता है। सर अगर बात की जाए, इसका जो फिलामेंट होता है, फिलामेंट जो होता है वो किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है भैया, टंगस्टन का बना होता है। ये बात आपको याद रखना। सर इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, सर हाई होता है, सबसे हाई टंगस्टन का ही होता है। और सर रेजिस्टेंस क्या होता है, सर रेजिस्टेंस भी हाई होता है। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है इसका प्रतिरोध हाई होता है, तभी तो वो प्रकाश क्या करता है, उत्सर्जित करता है। चलो सर, समझ में आई बात, बिल्कुल सर, ये कहानी हमें समझ में आ गई। तो किसी भी इक्विपमेंट की अगर बात की जाए, अब एक लास्ट आपसे क्या पूछा जाता है, हाँ, एमीटर क्या होता है भैया। एमीटर की अगर बात की जाए तो आपसे पूछा जाएगा एमीटर क्या होता है, एमीटर क्या होता है। तो देखिए ना, एमीटर क्या होता है भैया, याद रखना, एमीटर की अगर बात की जाए, ये करता है भैया टू मेजर, ये किसको मेजर करने का काम करता है भैया, ये इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। इलेक्ट्रिक करंट, ये किसको मेजर करता है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। भैया मान के चलो इसको हमें किस क्रम में जोड़ा जाता है, सीरीज, श्रेणी क्रम में, समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। क्यों जोड़ा जाता है भैया, ये हमने एक एमीटर लगा दिया, ये वायर है, अगर ये बताएगा कि इसके अंदर 2 एम्पियर की धारा बह रही है सर, तो उस बल्ब के अंदर भी कितनी धारा बहेगी, 2 एम्पियर की। तो इसको किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो याद रखना श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस में जोड़ा जाता है भैया, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और इसका जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध होता है वो क्या होता है भैया, कम होता है। प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। आपसे पूछा जाए कि आदर्श प्रतिरोध का, आदर्श एमीटर का, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, तो याद रखना आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होना चाहिए 0। चलो सर, एक होता है भैया हमारे पास वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। तो सर वोल्ट मीटर जो होता है वो आपका किसको मापने का काम करता है सर, वो मापता है विभवांतर को। किसको मापता है भैया, विभवांतर को, पोटेंशियल डिफरेंस को मापने का काम करता है, या आप कह लीजिए वोल्टेज को मापने का काम करता है। इसको किस में जोड़ा जाता है, समानांतर में। किस में जोड़ा जाता है भैया,
समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इसका जो प्रतिरोध है वो क्या होना चाहिए भैया, हाई होना चाहिए। प्रतिरोध क्या होता है, उच्च होता है। और वहीं पर अगर बात की जाए एक आइडियल वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध है वो क्या होता है, आइडियल वोल्टमीटर का प्रतिरोध जो होता है भैया वो इन्फिनिटी होता है। कितना होता है, अनंत होता है। चलो सर ये बात भी समझ में आ गई। आइडियल प्रतिरोध का क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। इतनी कहानी समझ में आई बात, बिल्कुल सर इतनी कहानी हमें समझ में आ गई। तो आपसे पूछा जाए एमीटर की बात की जाए, वोल्टमीटर की बात की जाए, तो दोनों की दोनों आपको बता देनी है। एक क्वेश्चन और पूछ सकता है आपसे, एमीटर एक उपकरण होता है मेरे भाई, एमीटर एक उपकरण होता है, इसका एसआई यूनिट कैसे होगी महिर यादव, एमीटर एक उपकरण होता है, इक्विपमेंट होता है। अब ध्यान से समझो भैया, आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा, रेक्टिफायर क्या होता है, रेक्टिफायर क्या होता है सर, रेक्टिफायर होता है, इसको बोलते हैं दिष्टकारी। क्या बोलते हैं, दिष्टकारी बोलते हैं। सर ये क्या होता है, एसी करंट को किस में कन्वर्ट करने का काम करता है, डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। रेक्टिफायर क्या होता है भैया, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। आपसे पूछा जाएगा इन्वर्टर क्या होता है, इन्वर्टर, तो याद रखना इन्वर्टर वो होता है डीसी करंट को एसी में कन्वर्ट करता है, डीसी को क्या करता है, एसी में कन्वर्ट करता है। चलो सर आपसे पूछा जाएगा कि भारत में जो विद्युत होती है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। भारत में विद्युत की आवृत्ति, आवृत्ति कितनी होती है, याद रखना 50 हर्ट्ज होती है। कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है। भारत में विद्युत की आवृत्ति कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है। लास्ट पॉइंट है बस ये, फ्यूज वायर, इससे आगे कुछ नहीं पढ़ेंगे, फ्यूज तार, ये चैप्टर ही खत्म हो गया। फ्यूज तार, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सर ये किसका बना होता है, सर ये बना होता है टीन प्लस शीशा का। इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, तो याद रखना लो होता है। मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, लो। अगर आपसे पूछा जाएगा प्रतिरोध क्या होता है भैया, हाई। प्रतिरोध क्या होना चाहिए, फ्यूज तार का हाई होना चाहिए। अगर बात की जाए किस में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। किस में जोड़ा जाता है भैया, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किसके साथ जोड़ा जाता है, लाइव वायर के साथ। ऐसा तार जिसमें करंट होता है हॉट वायर के साथ जोड़ा जाता है। किसके साथ जोड़ा जाता है, हॉट वायर के साथ है जोड़ा जाता है। तो भैया ये था आपका इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित चैप्टर। कोई क्वेश्चन आपको अगर नहीं समझ में आया तो आप जल्दी से मुझे बता दीजिए, फटाफट से आप बता सकते हो। कोई बात आपको पूछनी है तो आप पूछ सकते हो, जल्दी बताइए। कोई भी डाउट आपको पूछना है तो पूछ लीजिए, जल्दी से बता दीजिए। चलो एक और बता दूं, नाम सुना होगा आपने ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर का नाम सुना होगा। सर ये क्या कर, ये दो प्रकार के होते हैं याद रखना। एक होता है भाई स्टेप अप, एक होता है भैया स्टेप डाउन। स्टेप डाउन, स्टेप अप क्या होता है भैया, जो वोल्टेज को हाई करें, और स्टेप डाउन क्या होता है, जो वोल्टेज को क्या करे भैया, कम करें। तो जो हमारे गांव में जो ट्रांसफार्मर लगा होता है ये क्या करता है, तो याद रखना ये करता है आपका स्टेप डाउन। भैया 11,000 से आपका करंट को जो वोल्टेज होती है उसको कितना करता है, ये 220 करता है। हमारे घरों में जो बिजली आती है वो 220 वोल्ट की आती है। समझ में आई बात। रेक्टिफायर क्या होता है भैया, रेक्टिफायर वो होता है जो अल्टरनेट करंट को डीसी के अंदर कन्वर्ट करे। भैया आपको पता है कि आपके घर पे इन्वर्टर बैटरी लगाओ, जो ये इन्वर्टर होता है इसमें आपका रेक्टिफायर भी होता है और आपका इन्वर्टर भी होता है। अब इसको बोलते हैं इन्वर्टर हैं। सर ये पहले जो अल्टरनेट करंट होता है इसको किस में कन्वर्ट करता है, डीसी में। उस डीसी करंट को संचय कर लिया जाता है किसके अंदर, बैटरी के अंदर। फिर ये बैटरी से आपका वापस इन्वर्टर में आता है और फिर एसी के तहत वापस किस में चला जाता है, इन्वर्टर से आपका उपकरण में चला जाता है। अब बताइए, प्रकाश कह रहे हैं सर आप साइंस के किंग हैं। अरे यार कैसी बात कर रहे हो, ऐसी बात मत किया करो।
प्रद्युम्न, मंडे को होगी भाई। है काफी, देखो समय की थोड़ी सी किल्लत है हमारे पास, यही कारण है कि मैं चीजों को तो और भी बता सकता हूं, लेकिन समय के बाउंडेशन को देखते हुए। उसे कहाँ होता है उसमें कहाँ होता है? आप इन्वर्टर खोल के देखिए, उसके अंदर मिलेगा एक ऐसा ट्रांसफार्मर की तरह एक कोयल सी मिलेगी, आप देखना। चलो भैया, फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।